Hello students, welcome to English class by Vinemala. Today we'll read the chapter Lost Spring by Anis Jung. Before we start the chapter, let's discuss about the title of the chapter Lost Spring. Now you know all about spring season. It's the most beautiful season. फूल खिलते हैं, हरियाली होती है, तो ये सबसे अच्छा सीज़न माना जाता है. Similarly, there are different stages in the life of a man, right? Childhood, youth, old age. अब इन सब में जो बेस्ट एज मानी जाती है दैट इज़ चाइल्डहुड. क्यों? क्योंकि चाइल्डहुड में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, खेल होती है, मौज मस्ती, केयर फ्री, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. तो दिस इज़ कंसिडर्ड द गोल्डन पीरियड और बेस्ट पीरियड. तो यहाँ पे जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, ये राइटर ने इस वजह से लिया है कि ये उन बच्चों की कहानी है जिन्होंने अपना बचपन कहीं खो दिया है. दैट इज़ दे आर नॉट एबल टू इन्जॉय देयर चाइल्डहुड में ही उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं अपने घर को चलाने की, और जो खेल मस्ती मौज जो चाइल्डहुड में होनी चाहिए थी वो उन्हें नहीं मिलती. तो दे हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड, राइट? तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग. और ये जो चैप्टर है, एक बुक लिखी है अनीस जंग ने, लॉस्ट स्प्रिंग जो बुक है, जिसमें ऐसे बच्चों की कहानियाँ हैं जिन्होंने अपना चाइल्डहुड कहीं खो दिया है. तो ये चैप्टर उस बुक का एक पार्ट है. और ये जो चैप्टर है, दिस हैज़ टू थीम्स. द फर्स्ट वन इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज. तो ये जो थीम है, जो फर्स्ट थीम है, उसमें एक ऐसे बच्चों की कहानी है जो रैग पिकर्स हैं. रैग पिकर्स वो होते हैं जो कूड़ा बीनते हैं. आपने देखा होगा रोड्स में कहीं कोई कुछ लोग या कुछ बच्चे, उनके कंधे पे एक थैला होता है और वो कूड़े में कुछ ढूंढते हुए कुछ अपने थैले में डालते जाते हैं. तो इन ऐसे लोगों को बोलते हैं रैग पिकर. वो कूड़े से ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं जिनको वो बेच सके और जिससे कुछ पैसे मिल सके ताकि उनके घर का गुजारा हो सके. जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ें या लोहे की चीज़ें. कभी कभी उनको कुछ बहुत काम की चीज़ें भी मिल जाती हैं कूड़े में. हम लोगों के लिए कूड़ा होता है, लेकिन उन लोगों के लिए ये कूड़ा उनकी रोज़ी रोटी है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. अब साहेब एक बच्चा है, रैग पिकर है. तो ऑथर उससे पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो. वो कूड़ा बीनने का काम करता है और ऑथर रोज़ उसको सुबह मिलती है, देखती है और अल्टीमेटली एक दिन उससे पूछ लेती है तुम ये सब क्यों करते हो. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. साहिब ने जो उसका असली घर था वो बहुत पहले छोड़ दिया था. उसका जो असली घर था वो बांग्लादेश ढाका में था, जहाँ हरे भरे खेत थे. लेकिन अब उसको इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है. इट इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, नॉट इवन. ये डिस्टेंट मेमोरी में भी नहीं है, उसकी यादों में दूर दूर तक कहीं नहीं है. मतलब उसको बिल्कुल भी याद नहीं है. जो भी उसको अपने इस घर के बारे में पता है वो उसकी मदर ने उसे बताया. क्या बताया है? देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम. दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स. तो उसकी मदर ने उसको बताया कि जहाँ वो पहले रहते थे वहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो गए, बहुत तूफ़ान आए और कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि उनके जो घर और खेत वो बर्बाद हो गए. और इस वजह से उनको वो जगह छोड़ के यहाँ आना पड़ा एक बड़े शहर में, लुकिंग फॉर गोल्ड. गोल्ड से यहाँ सोना ढूंढने का मतलब नहीं है, मतलब गुजारा करने के लिए, कमाने के लिए उनको यहाँ आना पड़ा और अब वो यहीं पर रहते हैं. आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे. अब ऑथर ने उससे पूछा था तुम ये सब क्यों करते हो. तो वो जवाब देता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए है ही नहीं, मैं और क्या कर सकता हूँ. Go to school, I said glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. तो राइटर एकदम मुझसे कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो. और जैसे वो कहती है कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, सडनली उसको रियलाइज़ होता है अरे ये मैं क्या कह रही हूँ, कि क्या ये जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है क्या वो स्कूल जा पाएगा. देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड.
When they build one, I will go. अब देखिए साहिब वो क्या कहता है, वो कहता है कि मेरे घर के आसपास मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब यहाँ कोई स्कूल बनेगा तो मैं उसमें चला जाऊँगा. When they build one, I will go. जब भी वो बनाएंगे मैं वहाँ पे जाऊँगा. If I start a school, will you come? I ask half joking. Yes, he says, smiling broadly. तो जो ऑथर है वो उसे मजाक में पूछती है कि अगर मैं एक स्कूल बना दूँ तो क्या तुम वहाँ पर जाओगे? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school. I say embarrassed at having made a promise that was not meant. तो कुछ दिन बाद वो भागता हुआ ऑथर के पास आता है और पूछता है कि स्कूल तैयार हो गया आपका. तो अब ये जो राइटर है शी गेट्स एम्बैरेस्ड. उसने तो ऐसे ही कह दिया था, कोई सच में थोड़ी वो बनाने वाली थी. तो अपने आप पर उसको शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने ऐसा वादा क्यों किया जो मैं पूरा नहीं कर सकती थी. तो शी सेज कि स्कूल बनने में तो अभी टाइम लगता है. बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड. पर शी ऑथर सेज कि उसकी दुनिया में लोग अक्सर ऐसे प्रॉमिस करते हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते. बहुत से लोग उनसे ऐसे वादे करते हैं जैसा कि उसने कर दिया जो कभी पूरे होते नहीं. ये वादे कभी ना पूरे होने वाले वादे होते हैं. आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम. Sahib Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the Universe, he wouldn't believe it. अब देखिए, अब कुछ महीनों बाद वो उससे उसका नाम पूछती है और उसका नाम क्या है? साहिब आलम. अब साहिब आलम का जो असली मतलब होता है वो होता है मास्टर ऑफ द यूनिवर्स या लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस पूरी दुनिया का मालिक. अब देखिए कितनी विडंबना है. ये नाम तो है कि दुनिया का मालिक, और काम क्या है उसका? कूड़ा बीनना. वो अपने नाम का मतलब खुद नहीं जानता, और अगर जानता तो उसको कभी यकीन भी नहीं होता. Isn't it? Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. तो उसको अपने नाम के मतलब का कुछ पता नहीं है. वो सड़कों पे गलियों में अपने जैसे और बच्चों के साथ घूमता है, और सब बेयरफुट है, मतलब उनके पैरों में कोई चप्पल नहीं है. और वो बिल्कुल वैसे लगते हैं जैसे सुबह सुबह चिड़िया होती है, बहुत सारी झुंड में ग्रुप में चिड़िया आती है ना, और दोपहर होते होते पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं. तो सुबह सुबह वो आते हैं, अपना काम करते हैं, और दोपहर तक अपने अपने घरों में वापस चले जाते हैं. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम. अब कई महीने राइटर उनसे मिलती है तो धीरे धीरे सबको पहचानने लगती है. Why aren't you wearing चप्पल्स? I ask one. तो वो उनसे पूछती है, किसी एक बच्चे से पूछती है, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? तो देखिए उनका जवाब क्या है. हालांकि असलियत है कि उनके पास चप्पल है ही नहीं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो चप्पल खरीद सके या पहन सके. लेकिन देखिए वो जवाब क्या देते हैं. एक बच्चा क्या बोलता है? My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply कि शेल्फ के ऊपर थी तो मेरी मम्मी ने उतार कर मुझे नहीं दी. Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. और एक दूसरा बच्चा है जिसने अपने पैरों में जूते पहने हुए हैं जो मैचिंग नहीं है, मतलब एक जूता कुछ कोई और है, दूसरा कोई और. वो क्या कहता है कि अगर इसकी मम्मी दे भी देती तो अभी ये फेंक देता. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. तो जब वो राइटर देखती है उसने अनमैच्ड शूज़ पहने हुए हैं तो वो उससे पूछती है भाई ये कैसे जूते पहने हैं. तो वो कुछ जवाब नहीं देता, बस अपने पैरों को हिलाता है. आई वॉन्ट शूज़ सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ. अब तीसरा बच्चा कहता है कि मुझे भी जूते चाहिए, और ज़िंदगी में अभी तक कभी भी उसको जूते नहीं मिले, उसने कभी जूते नहीं पहने, बट ही वॉन्ट्स टू वियर दैम. और हम देखिए रोज़ हमें हर ड्रेस के साथ मैचिंग शूज़ चाहिए होते हैं. Isn't it? And look at these children. They don't have shoes. Traveling across the children, I have seen children walking barefoot in cities, on village roads. It is not lack of money, but a tradition to stay barefoot is one explanation.
अब राइटर सेज कि मैं वो जगह जगह घूमती है, शहरों में, गांवों में, सड़कों पे, गलियों में, उसने बहुत से बच्चों को बेयरफुट देखा है, बिना जूतों के देखा है। तो जब उनसे पूछा जाए, वो ये नहीं कहते कि हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम नहीं पहनते जूते, बट जस्ट दे से कि ये तो हमारा रिवाज है, कस्टम है, हमारे जूते पहनने का रिवाज नहीं है। ये एक एक्सप्लेनेशन है, मतलब एक बहाना है उनका ये कहने का। I wonder if this is only an excuse to explain our perpetual state of poverty. और राइटर सेज कि मैं सोचती हूँ क्या ये एक बहाना मात्र है अपनी गरीबी छुपाने का? ऑफ कोर्स ये एक बहाना ही है। I remember a story a man from Udupi once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. तो राइटर को एक कहानी याद आती है, एक आदमी ने जो उदीपी का रहने वाला था उसने सुनाई थी। क्या कहानी थी कि जब एज ए यंग बॉय, जब वो छोटा लड़का था, तो वो जब स्कूल जाता था एक टेम्पल के सामने से गुजर के होते हुए जाता था जहाँ पर उसके पिता पुजारी थे उस बच्चे की। और वो ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़। वो बच्चा उस टेम्पल पे रुकता था रोज़ और प्रेयर करता था। प्रेयर क्या करता था कि काश मुझे एक पेयर जूतों का मिल जाए, एक जोड़ी जूते मिल जाए। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. अब 30 साल बाद राइटर फिर वही उसी जगह वहाँ जाता है और उसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं सब कुछ सुनसान है। Everything is desolated. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. अब उस मंदिर के आंगन के पिछले आंगन में जहाँ पर एक अब नया प्रीस्ट रह रहा है, वो पुराने वाला प्रीस्ट नहीं है, वहाँ पे कुछ रेड और वाइट प्लास्टिक की चेयर्स भी रखी हैं। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज़ अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। तो वहाँ पे एक छोटा सा लड़का आता है, उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, सॉक्स और शूज़ भी पहने हुए हैं और बड़ा हाँफता हुआ स्कूल से वापस आता है और अपने स्कूल का बैग जो होता है वहाँ पे एक फोल्डिंग बेड होता है उसके ऊपर फेंक देता है। Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. इस लड़के को देखते हुए उसको राइटर को वो दूसरा लड़का याद आ जाता है जिसने कभी गॉडेस के सामने, भगवान के सामने जब उसको जूते फाइनली मिल गए थे तब क्या प्रेयर किया था, क्या प्रेयर की थी। पहले तो जूते लेने के लिए प्रेयर की थी और जब जूते मिल गए तो क्या प्रेयर की थी, लेट मी नेवर लूज देम, मैं इन जूतों को कभी ना खोऊं, हमेशा ये जूते मेरे पास रहे। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और गॉडेस ने उसकी प्रेयर सुन ली थी। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज़। अब ऐसे छोटे बच्चे जो प्रीस्ट के बच्चे अब आज के ज़माने में वो जूते पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस। पर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो रैग पिकर्स हैं और वो बिना जूतों के हैं आज भी। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. तो ये इन रैग पिकर्स की खोजते खोजते ऑथर गोज टू सीमापुरी। सीमापुरी एक दिल्ली के बॉर्डर पे एक जगह है, हालांकि ये दिल्ली में ही है बट फिर भी ये दिल्ली से बहुत दूर है। एंड दिस है राइटर सेज मेटाफोरिकली, मीन्स सच में दिल्ली से दूर नहीं है, मेटाफोरिकली दूर है। मतलब जो दिल्ली है वहाँ के लोगों का रहना सहना और सीमापुरी में जो लोग रहते हैं उन लोगों का रहन सहन जो है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये लोग बहुत ही गरीब है, दे आर पॉवर्टी स्ट्रिकन। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971। यहाँ पर जो लोग रहते वो लोग हैं जो 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहिब की भी फैमिली उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन विल्डरनेस, इट स्टिल इज। पहले उस ज़माने में सीमापुरी में कोई नहीं रहता था पर अब ऐसे काफ़ी लोग रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टार्पुलिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर लिव 10,000 रैग पिकर्स। और यहाँ पर
मिट्टी के घर बने हुए हैं जिनकी छतें या तो टिन की हैं या टैरपुलिन की हैं, और यहाँ पे कोई सुएज सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज नहीं है, फ्रेश रनिंग वाटर नहीं है, और लगभग 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पे रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enables them to buy grain. ये लोग 30 साल से भी ज़्यादा हो गए इनको यहाँ पे रहते हुए, लेकिन आज भी उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई उनको सिटीज़नशिप नहीं है. बस हाँ, उनको एक राशन कार्ड मिला हुआ है, जिस राशन कार्ड मिलने की वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में भी आ गया है, वो वोट दे सकते हैं और उनको राशन भी मिलता है. तो जो उससे अनाज, गेहूं वगैरह ये सब राशन से कार्ड से वो खरीद सकते हैं. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. और इन लोगों के लिए भी उनकी पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है खाना. खाना मिलेगा तो पेट भरेगा, पेट भरेगा तभी तो ज़िंदा रहेंगे. तो उनको पहचान से क्या करना कि देश में, समाज में हमारी पहचान है या ना है, इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उनको तो पेट भरने से मतलब है. जब इंसान भूखा मरता है ना, तो उसको पहचान की ज़रूरत नहीं होती, बस उसको खाना ही चाहिए होता है. और वोटर लिस्ट में इनका नाम है तो ये वोट बैंक हैं. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers. अब राइटर जो है वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ विमेन है जिन्होंने फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई है, बिकॉज दे आर वेरी पुअर. उनसे पूछती है कि तुम जहाँ रहते थे वहाँ पे इतने सुंदर खेत खलियान थे, नदियाँ थी, वो सब छोड़ के तुम यहाँ क्यों आए? तो वो क्या कहते हैं कि अगर हमें हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए खाना मिल जाए, इतना खाना कि रात को हम भूखे ना सोएं, भूख की वजह से पेट में दर्द ना हो, तो हम वहाँ खेत खलियानों और नदी के किनारे रहना पसंद नहीं करेंगे. हम वहाँ कहाँ पसंद करेंगे? भले ही या हम ऐसी सिचुएशन में रहते हैं, लेकिन कम से कम हमें खाना तो मिल रहा है ना, तो हम ऐसी जगह में ही रहना पसंद करेंगे. Wherever they find food, they pitch their tents and became transit homes. जहाँ भी उनको खाना मिलता है वहाँ पे अपने टेंट तंबू गाड़ लेते हैं, अपनी झोंपड़ियाँ बना लेते हैं और वही उनका टेम्पररी घर बन जाता है. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. बच्चे भी उनके वहीं ग्रो करते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. और सीमापुरी में रहने का मतलब है रैग पिकिंग का काम करना. वहाँ पर ज़्यादातर कूड़ा बीनने वाले लोग ही रहते हैं. थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट. गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड. और इतने साल बीत जाने पर जो इतने सालों से रैग पिकिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए ये एक आर्ट बन गई है. और जो गार्बेज है दैट इज़ लाइक अ गोल्ड टू देम. अब इसमें गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, सोने जैसा कीमती है गार्बेज उनके लिए. क्यों? क्योंकि इसी से तो उनकी रोज़ी रोटी चलती है, इसी से तो उनको घर भरपेट खाना मिलता है. तो उनके लिए इसकी वैल्यू गोल्ड से कम नहीं है. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. इसी से उनको रोज़ खाना मिलता है. उनके सर पे एक छत रहती है, भले ही वो छत लीक कर रही हो, लेकिन एटलीस्ट है तो. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर. और बच्चों के लिए तो गार्बेज इससे भी ज़्यादा है. उनके लिए एक वंडर है, एक है, जैसे एक ट्रेजर हंट होता है ना, खजाना, वो है. वो कैसे? आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट. साहिब सेज हिज आईज लाइटिंग अप. साहिब कहते हैं कभी कभी कूड़े में से मुझे पैसे भी मिल जाते हैं, 1 रुपया मिल जाता है, और कई बार तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है. तो इन बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, उनके लिए तो ये खजाना हो गया. वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, फॉर देयर इज़ अ होप ऑफ फाइंडिंग मोर. अगर कभी हमें इस कूड़े के ढेर से कोई कॉइन मिल जाता है, तो हम उसको कूड़े को बीनना छोड़ नहीं देते. हम और कोशिश करते हैं कि शायद कुछ और मिल जाए. इससे और भी, जैसे कभी किसी को जूते मिल जाते हैं तो वो जूते पहन लेता है. ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इन बच्चों को कभी नसीब नहीं होती, लेकिन कूड़े के ढेर से उनको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं. तो उनके लिए हुआ ना एक ट्रेजर हंट. बड़े लोगों के लिए इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल.
उनका घर का खर्चा, खाना पीना इसी से चलता है। लेकिन बच्चों के लिए एक ट्रेजर हंट के लिए की तरह है, जिसमें उन्हें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means for their parents. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. वही जो मैंने कहा कि बड़े लोगों के लिए ये एक सर्वाइवल का एक रोज़ी रोटी का सवाल है, और जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक हैरान कर, जैसे कोई गिफ्ट होते हैं, रैप्ड गिफ्ट्स या सरप्राइज गिफ्ट्स हैं, उस तरह है ये। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. एक सर्दियों के मौसम की सुबह राइटर देखती है कि साहिब ना एक गेट के बाहर खड़ा है, एक क्लब है, उसके गेट के बाहर खड़ा है और देख रहा है। अंदर क्या देख रहा है कि दो लोग जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी हुई है वो टेनिस खेल रहे हैं। साहिब सेज मुझे ये गेम बहुत पसंद है, और वो उनको दूसरे लोगों को खेलते हुए देख कर ही खुश है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। अब साहिब कहता है कि जब यहाँ कोई नहीं ना होता तो मैं भी अंदर चला जाता हूँ, जो गेट कीपर है ना मुझे अंदर जाने देता है, और वहाँ पे एक स्विंग लगा हुआ, झूला लगा हुआ, तो मैं उसको झूलता हूँ। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ that look strange over his discolored shirt and shorts. Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation. अब राइटर देखती है कि साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं, तो साहिब एक्सप्लेन करता है कि किसी ने मुझे जो ये जूते साहिब के ऊपर बहुत अजीब लग रहे हैं, क्योंकि उसकी शर्ट और जो शॉर्ट्स पहने हुए हैं वो डिस्कलर्ड है, पुराने से फटे पुराने से हैं, और उस पर ही उसने टेनिस शू पहने हुए, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो साहिब बोलता है मुझे किसी ने दिए थे, वो एक्सप्लेन करता है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। अब हुआ क्या था, ये किसी अमीर लड़के के जूते थे, तो जो फट गए थे, एक जूते में होल हो गई थी, तो उसने फेंक दिया। अब उसको नहीं पहनने थे, तो वो साहिब ने उसे पहन लिया। तो फॉर वन who has walked barefoot, even shoes with the hole is a dream come true. अब देखिए उस लड़के ने, अमीर लड़के ने, ज़रा सी होल हो गई जूतों में तो उसने फेंक दिए, लेकिन वो बच्चा जो सारी उम्र बेयरफुट रहा है, नंगे पाँव रहा है, उसको ये जूते मिलना जिसमें छेद है, वैसे जूते मिलना भी एक सपने के सच होने जैसा है। उसका तो सपना सच हो गया, उसको जूते मिल गए, भले वो फटे पुराने थे। तो एक बच्चे का कूड़ा और उसका दूसरे बच्चे का उसी से सपना पूरा हुआ। देखिए कितनी विडंबना है लाइफ में। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग इज सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच। पर जो गेम, जो टेनिस की गेम वो इतने ध्यान से देख रहा है, दैट इज़ आउट ऑफ हिज रीच। मीन्स वो कभी ये गेम नहीं खेल पाएगा, कभी उसके पास इतना दिस गेम इज़ फॉर द रिच पीपल, वो नहीं इसको खेल पाएगा। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. फिर एक दिन साहिब उसको मिलता है सुबह। अब वो एक दूध लेने जा रहा है और उसके हाथ में स्टील कैनिस्टर है। पहले जब साहिब मिलता था तो उसके कंधे पे एक थैला होता था जिसमें वो कूड़ा बीनता था। आज मिला तो उसके कंधे पे कूड़े का थैला नहीं है, पर उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है, और वो बताता है कि वहाँ पे एक चाय वाली दुकान है अक्रॉस द रोड, मैं वहाँ पे अब काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। वहाँ मुझे 800 रुपये मिलते हैं और सारा तीनों टाइम का खाना मिलता है। डज़ ही लाइक द जॉब, आई आस्क। तो राइटर उससे पूछती क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। राइटर रियलाइज़ करती है कि उसका जो चेहरा है उसमें केयर फ्री लुक ख़त्म हो गया है। पहले वो भले ही कूड़ा बीनता था, बट ही वॉज हैप्पी। अब वो जो हैप्पीनेस है, वो केयर फ्री लुक है, वो अब उसकी चेहरे पर उसको नज़र नहीं आता। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द बैग वॉज हिज। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। तो ये जो छोटा सा स्टील का कैनिस्टर उस
प्लास्टिक बैग जिसमें वो कूड़ा भरता था उससे कई गुना भारी है। क्यों? क्योंकि वो जो बैग था वो उसका अपना था, और ये जो स्टील कैनिस्टर है ये उस आदमी का है जिसकी चाय की दुकान है। मीन्स पहले साहिब किसी का गुलाम नहीं था, भले वो कूड़ा बीनता था पर वो आज़ाद था, लेकिन अब आज वो नौकरी कर रहा है। ही इज़ नो लॉन्गर फ्री, राइट? ही इज़ नो लॉन्गर फ्री। Now, we move on to second part of this chapter. The second part is I want to drive a car. इसमें क्या है कि एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो सपने देखता है। अभी तक पहले हमने रैग पिकर की, उनकी गरीबी की कहानी सुनी। अब ऐसे बच्चे की जो हिम्मत करता है सपना देखने की। So let's begin. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. जो मुकेश है वो चाहता है कि वो किसी की नौकरी ना करे, वो अपना काम, खुद का काम करे, और कहता है कि मैं एक दिन बड़ा होकर मोटर मैकेनिक बनूंगा। तो राइटर पूछती क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता भी है? तो ही सेज कि मैं जल्दी ही कार चलानी सीख लूँगा। ये उसका सपना है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. और ये जो उसका सपना है कार चलाना सीखने का, ये एक मिराज की तरह है। मिराज होता है मृग तृष्णा। अब जैसे आप देखिए राजस्थान में जब जहाँ रेत ही रेत होती है ना, चारों तरफ रेत होती है, तो जो लोग वहाँ भटक जाते हैं, खो जाते हैं, उनको प्यास लगती है, तो उनको लगता है कि अरे वहाँ दूर देखो पानी है, और जब वो उस जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे पानी नहीं होता। दूर से उनको लग रहा होता है कि तालाब है, लेकिन एक्चुअल में वो तालाब नहीं होता। इसको बोलते हैं मिराज। तो वो कार चलाना सीखना उसके लिए मिराज है, क्योंकि वो कहाँ रहता है? वो फिरोज़ाबाद में रहता है, जहाँ पर विच इज़ फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, और वो ही इज़ अ चाइल्ड लेबर, और वो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करता है। तो ऐसे में वो जो उसका सपना है वो एक मिराज की तरह लगता है। Every other family in फिरोज़ाबाद is engaged in making bangles. फिरोज़ाबाद में हर परिवार बैंगल मेकिंग में, बैंगल चूड़ियाँ बनाने में के काम में लगा हुआ है। It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. ये फिरोज़ाबाद एक ऐसी जगह है विच इज़ द सेंटर ऑफ ग्लास बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। इंडिया का सबसे बड़ा बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री यहाँ पर है, जहाँ पे लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इसी काम में लगे हैं। बड़ी बड़ी भट्टियाँ हैं जहाँ पे ग्लास को पिघलाया जाता है, उनकी वेल्डिंग की जाती है, और रंग बिरंगे बैंगल्स उनसे बनाए जाते हैं। और जो मुकेश की फैमिली भी इन्हीं लोगों में से है जो बैंगल बनाती हैं। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without an air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. अब देखिए, ये जब बैंगल्स बनती है इसके लिए बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है। भट्टी में बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ही हीट होती है, और छोटे छोटे रूम्स होते हैं, खिड़कियाँ नहीं होती, कहीं हवा का आने जाने का रास्ता नहीं होता, लाइट नहीं होती, और इन लोगों को, और यहाँ पे बच्चों को भी काम पे लगाया जाता है, जबकि हमारे देश में चाइल्ड लेबर एक क्राइम है। तो अगर इन लोगों को पता चल जाए कि चाइल्ड लेबर क्राइम है, उनसे ये काम नहीं करवाया जाता, तो कम से कम 20,000 बच्चे, इमेजिन 20,000 बच्चे इस काम में लगे हुए हैं, तो उन सबको छुड़ाया जा सकता है। इलीगली काम करवाया जा रहा है उनको इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में, और इतनी गर्म भट्टियों में पूरा दिन वो बेचारे बच्चे लगे रहते हैं, और उनकी हेल्थ इतनी ख़राब हो जाती है कि दे लूज़ देयर आई साइट, उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। समय के साथ उनकी आंखों की रोशनी ख़त्म होने लगती है। मुकेश आईज beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt.
तो मुकेश ऑथर को बताता है कि उसका घर को ना दोबारा से वो बना रहे हैं, और वो राइटर को अपने घर बड़े प्राउडली अपने घर ले जाता है। जब वो उसके घर में जा रहे हैं तो ही इज़ वेरी प्राउड कि राइटर मेरे साथ मेरे घर चल रही है। We walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. तो जब वो उसके घर जा रहे होते हैं, रास्ते में कई गलियां आती हैं, इतनी गंदी गलियां, स्टिंकिंग, बदबूदार, चोक्ड विद गार्बेज, कूड़े से भरी हुई, और घर भी कैसे टूटे, दीवारें टूटी फूटी, दरवाजे टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे, कोई विंडो नहीं है, और इतनी भीड़, एक कमरे में कितने कितने लोग, वहीं पे एनिमल्स भी हैं, उनके पेट एनिमल्स भी, सब लोग, मतलब बहुत ही गंदा एरिया होता है जहाँ से वो लेके जाता है। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. तो वो एक घर में के सामने जाके रुकता है, और उसका जो वॉबली आयरन डोर, मतलब जो उसका जो आयरन डोर होता है, घर का दरवाज़ा होता है, वो वॉबली होता है, मतलब हिल रहा होता है, और वो अपने पैर मार के उसको खोलता है। चॉप्ड वेजिटेबल्स, अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक बड़ी कमज़ोर सी औरत पूरी फैमिली के लिए शाम का खाना बना रही होती है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, उसकी आंखों में धुआं भरा होता है, फिर भी वो आंखों में धुआं भरा होने के बावजूद भी शी स्माइल्स एंड वेलकम्स देम। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, तो आधे अधूरे बने हुए घर में जाते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, थैच्ड विद डेड ग्रास, इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सेट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनक वीक्स। तो वहाँ पे एक चूल्हा जला होता है, गैस नहीं थी उनके घर में, चूल्हा था जिसमें लकड़ी जला के आग जलाई होती थी, उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें पालक बन रहा था। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर। She has begun to command respect as the Bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh and their father. तो वो घर की बहू थी, daughter-in-law थी, और she was respected क्योंकि वो घर के 3 आदमियों की देखभाल करती थी, एक तो उसके हस्बैंड, एक मुकेश और एक उनके पिता। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. अब जब उनके मुकेश के पिता जो बूढ़े हैं वो आते हैं, तो वो दीवार की ओट में में चली जाती है और अपना घूंघट निकाल लेती है। ये उनकी ट्रेडिशन है कि जो बड़े लोग होते हैं उनके सामने घूंघट निकालती थी लेडीज़। As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. ये उनका कस्टम था कि जो भी घर के जो बड़े आदमी हैं उनके सामने बहुएं घूंघट निकालेंगी। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। अब यहाँ पर जो एल्डर है, जो उसके पिता हैं मुकेश के, वो भी एक बैंगल मेकर हैं। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल। राइटर सेज कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, पहले वो एक टेलर थे, बाद में बैंगल मेकर बन गए, तो इतने सालों तक इतनी मेहनत करने के बावजूद भी अभी तक वो अपने घर को रेनोवेट नहीं करवा पाए थे, घर की मुरम्मत नहीं करवा पाए थे, और ना ही अपने बच्चों को वो कभी स्कूल भेज पाए थे। हालांकि वो इतनी मेहनत करते थे, इसके बावजूद भी वो इतना नहीं कमा पाए थे कि बच्चों को स्कूल भेज सकें। All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. बस वो सिर्फ कितना कर पाए थे, सिर्फ इतना ही कि जो उन्हें आता था वो अपने बच्चों को सिखा दें, मतलब बैंगल मेकिंग सिखाना। That's all. It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. तो जो मुकेश की दादी है वो कहती है कि ये तो हमारी किस्मत है, ये हमारी डेस्टिनी है कि बैंगल ही बनाएंगे। उसने खुद देखा था, उसकी आंखों के सामने जो उसके हस्बैंड थे बैंगल इंडस्ट्री में, बैंगल बनाते बनाते, जब बैंगल बनाते हैं तो जो डस्ट उड़ती है, जो धूल उड़ती है, वो आंखों में चली जाती है, जिससे कि आंखों की रोशनी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह उसके मुकेश के फादर की रोशनी भी, आंखों की रोशनी भी ख़त्म हो गई थी। कैन अ गॉड गिवन लीनियज भी एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। तो उन लोगों का ये मानना है कि ये तो हमारी किस्मत है, हमारी किस्मत है बैंगल बनाना, हम पीढ़ी दर पीढ़ी यही बनाते रहेंगे।
यही हमारे भाग्य में लिखा है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो मतलब उन्होंने सपने देखना भी छोड़ दिया था, उन्होंने इसको अपनी किस्मत मान लिया था और बस वही काम किए जा रहे थे। कुछ आगे बढ़ने की वो कोशिश भी नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था यही उनका नसीब है। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad. तो वो क्योंकि वो बैंगल मेकर्स की फैमिली में पैदा हुए थे, तो उन्होंने हर जगह बैंगल्स ही देखी थी, अपने घर में, आंगन में, अड़ोस पड़ोस, हर गली में, पूरे फिरोज़ाबाद में उनको बैंगल्स ही उन्होंने देखी थी। इसके अलावा वो किसी और चीज़ को नहीं जानते थे। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcarts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. हर जगह बैंगल्स ही बैंगल्स, रंग बिरंगी, कोई हरी, नीली, पीली, लाल, all the colors of rainbow. कोई ढेरों के ढेर कहीं पड़े हैं, यार्ड में पड़े हैं, कोई जो कार्ट्स होते हैं जिन पर वो रख के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और सब जगह बैंगल्स ही दिखती थी। एंड इन डार्क हटवेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। और छोटी छोटी झोंपड़ियाँ, अंधेरी झोंपड़ियाँ जहाँ पर भट्टियाँ जलती थी, लैंप्स की रोशनी में बच्चे, लड़के, लड़कियाँ, उनके माता पिता सब बैठे बैंगल्स को, ग्लास के पीसेस को उनकी वेल्डिंग करके उनको सर्कल के की शेप में जोड़ते थे। बैंगल्स आर सर्कुलर, तो उनको वेल्ड करना पड़ता है ना, तभी तो वो पूरा गोल बनेंगी। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, क्योंकि वो पूरा दिन बैंगल्स बनाते थे अंधेरे कमरों में बैठ के, तो उनकी जो आंखें वो अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो गई थी, उनको बाहर रोशनी में अजीब लगता था। आप ही देखिए, बहुत समय तक अगर आप अंधेरी जगह में रहेंगे तो एकदम रोशनी में अगर जाते तो आंखें चुंधियासी जाती है ना, तो ऐसे ही इन लोगों को अंधेरे में ही रहने की आदत पड़ गई थी। That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. इसलिए क्योंकि वो बचपन से ही इसी काम में लगे हुए हैं, अंधेरे कमरों में ऐसा काम करते हैं, तो by the time they become adults वो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके होते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. अब एक लड़की है सविता, उसने एक पिंक कलर की पुरानी सी ड्रेस पहनी हुई है और अब एक बड़ी उम्र की औरत के पास बैठी है और वो ग्लास को जोड़ रही है, बैंगल्स बना रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ इतनी तेज़ी से चल रहे हैं जैसे मशीन के हाथ हों, मतलब इतनी वो एक्सपर्ट हो गई है अपने काम में। आई वंडर इफ़ शी नोज द सेंटिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक। राइटर सोचती है मुझे हैरानी होती है कि क्या सविता जानती है कि ये जो वो बैंगल्स बना रही है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसकी क्या वैल्यू है बाकी लोगों की नज़रों में, कितनी पवित्र है बाकी लोगों के लिए। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेंस सुहाग, क्योंकि बैंगल्स को एक भारतीय औरत की सुहाग की निशानी माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। क्या सविता जो बैंगल्स बना रही है वो इस बात को जानती है? क्या उसको इस बात का एहसास है? शी इज़ नॉट श्योर। Auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled into her wrists. हो सकता है आज उसको इसकी इम्पोर्टेंस का पता ना हो, लेकिन एक दिन वो जान जाएगी। कब जानेगी? जब उसके सर पे भी लाल चुनरी उड़ाई जाएगी, उसके हाथों में मेहंदी लगेगी, लाल चूड़ियाँ पहनाई जाएंगी, मतलब जब उसकी शादी होगी तब उसको इस बैंगल्स की इम्पोर्टेंस का एहसास होगा। आज तो बस वो काम है उसके लिए और वो बना रही है। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो दुल्हन बनेगी, तब उसको एहसास होगा कि ये जो बैंगल्स वो बना रही है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। जैसे कि उसके साथ एक बूढ़ी औरत बैठी है, बैंगल्स बना रही है, वो भी बहुत साल पहले दुल्हन बनी थी, उसकी शादी हुई थी जब, और आज भी वो उसने अपनी हथेलियों में बैंगल्स पहनी हुई है, पर उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय,
बड़े दुखी होकर बोलती है कि एक वक्त भी सिर भर खाना नहीं खाया, मतलब एक पूरी लाइफ में आज तक उसने एक टाइम भी भर पेट खाना नहीं खाया। इमेजिन, हम लोग, हमें जो खाना मिलता है हम उसको खाते हैं और हम जूठा छोड़ देते हैं, बस पेट भर गया, अच्छा नहीं है, टेस्टी नहीं है, वी थ्रो इट इन द डस्टबिन। कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ओहो बहुत पेट भर गया, आज तो हमने ज़्यादा खा लिया। और वहाँ ऐसे लोग हैं जिनको पूरी ज़िंदगी एक टाइम भी भर पेट खाना नहीं मिला, इतना खाना नहीं मिला कि पूरी भूख मिट जाए। इमेजिन। आई होप नाउ यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग वट यू हैव। जो तुम्हारे पास है, जो हमारे पास है, अब हमें उसकी कदर करनी चाहिए, isn't it? She has not enjoyed even one full meal in her entire life. That's what she has reached. ये पाया है उसने अपनी ज़िंदगी में, क्या कि एक वक्त का खाना भी भरपेट उसको नहीं मिला। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. जो उसका आदमी है, हस्बैंड है, बूढ़ा है, तो वो कहता है कि मुझे बैंगल्स के बनाने के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। All I have done is make a house for the family to live in. बस मैं इतना घर पाया हूँ अपने काम से कि अपनी फैमिली के लिए, एक रहने के लिए हमें घर बना पाया हूँ। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि रहने के लिए घर बनना, क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो ये भी नहीं है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. वही कि उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि उसने एक मानो घर बना के बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर ली हो, क्योंकि बहुत से लोग तो ये भी नहीं पा सकते, एक घर भी नहीं बना सकते, पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बावजूद भी, पूरी ज़िंदगी बैंगल बनाने के बावजूद भी अपने लिए, अपने सर पे एक छत भी नहीं ला सकते। और लेकिन उसने अपने लिए घर बना लिया, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ही हैज़ रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर पे छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट, रिंग्स इन एवरी हाउस। हर घर की यही कहानी है, वहाँ के फिरोज़ाबाद के घर घर की यही कहानी है कि पैसा नहीं है, बैंगल बनाने के अलावा कोई और काम नहीं कर सकते, भरपेट खाने को नहीं है। हर घर की यही कहानी है। द यंग मैन एको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, बड़े बूढ़े भी यही कहते हैं, उनके आगे बच्चे और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यही कहानी चलती जाती है। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, समय के साथ यहाँ पर ज़्यादा कुछ बदला नहीं है फिरोज़ाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करते करते उन्होंने, जब वो अपनी लाइफ को बदल नहीं पाए, कुछ भी बदल नहीं पाए, तो उन्होंने शायद सपने देखने की क्षमता को भी खो दिया, उन्होंने सपने देखना भी बंद कर दिया। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब क्या होता है, यहाँ के लोग जो होते हैं, क्योंकि पैसा नहीं है तो वो उधार लेते हैं, जो मिडलमैन होते हैं जो उधार देते हैं, ब्याज देते हैं, उन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो ऑथर उनसे कहती है कि तुम सब लोग मिलके एक कोऑपरेटिव ग्रुप क्यों नहीं बना लेते, ताकि एक दूसरे की हेल्प कर सकें, चीज़ों को थोड़ा आसान कर सके। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. तो वो लोग कहते हैं कि अगर हम एक अपनी यूनियन बना भी लें, ऑर्गेनाइजेशन बना भी लें, तो भी पुलिस हमें पकड़ लेगी, मारेगी, पीटेगी, जेल में डाल देगी कोई इलीगल काम करने के लिए, किसी भी जुर्म में। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. But the truth is कि उनका कोई लीडर नहीं है जो उनको गाइड कर सके, उनको बता सके क्या सही है, क्या गलत है, कैसे करना चाहिए। You need someone to lead you. तो उनमें कोई लीडर नहीं है जो ये सब काम कर सके। Their fathers are as tired as they are. उनके पिता और वो खुद भी थक चुके हैं। They are tired of their destiny. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. Listening to them, I see two distinct worlds.
one of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other a vicious circle of sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. तो इन सब लोगों की बातें सुनकर राइटर को एहसास होता है कि दो अलग दुनिया हैं. एक तो वो परिवार जो गरीबी के चंगुल में फंस चुके हैं, गरीबी के जाल में इस कदर फंस चुके हैं कि वहाँ से निकलना मुश्किल है. पीढ़ी दर पीढ़ी वो बस यही काम करते रहेंगे. और दूसरी वो दुनिया जिसने इन लोगों को अपने चंगुल में फंसाया है. वो कौन है? साहूकार, मिडलमैन, पुलिसमैन, नेता, पॉलिटिशियंस, जो उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं. और वो शोषण करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे. टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन. इन सब ने मिलकर एक बच्चे के ऊपर इतना बोझ लाद दिया है कि ना तो उसे उठाते बनता है ना उतारते बनता है. मतलब उनका बच्चों का बचपन ख़त्म हो गया है. बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर. इससे पहले कि वो कुछ जाने, कुछ समझे. हम कुछ जानते समझते कब? व्हेन वी आर यंग. बचपन में तो हम कुछ नहीं जानते ना. वी आर केयर फ्री. एज वी मैच्योर, एज वी एज, वी मैच्योर एंड गेट टू नो थिंग्स. बट इससे पहले कि वो चीज़ों को कुछ समझे, कुछ जाने, उससे पहले उसके ऊपर इतना बोझ फैमिली का लाद दिया जाता है कि वो कुछ सोच ही नहीं पाता इसके अलावा. कि बस वो सिर्फ यही सोचता है कि बैंगल बनाना ही उसकी डेस्टिनी है. इसके बाहर जाने की वो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस कदर उसके बोझ के नीचे इस तरह दब जाता है कि वो कुछ उससे बाहर निकलने का सोच ही नहीं पाता. और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही होता जाता है. टू डू एनीथिंग एल्स वुड बी मीन टू डेयर. बैंगल बनाने के अलावा कुछ और करने का सोचना भी मतलब बहुत बड़ी हिम्मत करना. एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और इतनी बड़ी हिम्मत करना उनकी बस की बात नहीं है. उनमें इतनी हिम्मत नहीं है. व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड. पर मुकेश के अंदर राइटर को ये हिम्मत दिखती है. और राइटर को इस बात की खुशी है कि मुकेश के अंदर हिम्मत है. वो कुछ इस सब से बाहर निकल के कुछ और करना चाहता है. रिमेंबर ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक. आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स. वो कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. उसने एक सपना देखा है, सपना देखने की हिम्मत की है. अब सपना पूरा हो या ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन उसने सपना देखने की हिम्मत तो की. बाकी लोगों ने तो अभी तक ये हिम्मत भी नहीं की थी. उन्होंने तो इसी को अपनी किस्मत मान लिया था, इसी को अपनी डेस्टिनी मान लिया था. और किस्मत से तो हम लड़ नहीं सकते, उससे तो हम जीत नहीं सकते. जो हमारी किस्मत में वही हमें मिलेगा, यही सोचते आए थे सब लोग आज तक. लेकिन मुकेश ने इससे बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई है. और उसने एक सपना देखा है. वो पूरा होगा या नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन अभी तो पहली बार उसने एक सपना देखा है. ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न. वो गैराज में जाके सीखेगा मैकेनिक का काम. बट द गैराज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम. आई विल वॉक, ही इंसिस्ट. तो पर गैराज तो उसके घर से बहुत दूर है. तो ही सेज कोई बात नहीं, मैं पैदल चल के चला जाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हिम्मत है उसमें. डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज़ सडनली साइलेंट. नो, ही सेज स्टेयरिंग एट द ग्राउंड. तो राइटर उससे पूछती है क्या तुमने कभी एरोप्लेन उड़ाने का सपना भी देखा है? तो वो एकदम शांत हो जाता है और बोलता है नो. इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट. तो वो जो नो कहता है उसमें थोड़ी सी उसको शर्मिंदगी महसूस होती है कि शायद उसका सपना बहुत छोटा है. पर उसको कोई दुख नहीं है इसका. एटलीस्ट सपना तो देखा. ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन. फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद. उसको कार मैकेनिक बनने का सपना देखने में ही संतुष्टि है, क्योंकि अपने आसपास उसने खूब कारें चलती देखी हैं. एरोप्लेन तो फिरोज़ाबाद में कभी कभी उड़ता हुआ दिखाई देता है. तो उसका सपना कोई बहुत बड़ा नहीं है, उसका सपना छोटा सा है. दैट इज़ ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक. सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसमें 2 थीम्स थी.
एक तो रैग पिकर्स की, पॉवर्टी की, कैसे गरीब होते हैं लेकिन वो गार्बेज ही उनके लिए गोल्ड की तरह होता है, उन्हीं से वो सरवाइव करते हैं। बड़ों के लिए गार्बेज एक सर्वाइवल का ज़रिया है, रोज़ी रोटी कमाने का ज़रिया है, बच्चों के लिए एक वंडर है, ठीक है। और जब वो साहेब को एक शॉप में काम मिल जाता है, ही इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि नाउ ही इज़ नॉट हिज ओन मास्टर, वो किसी और के लिए काम करता है। एंड द सेकेंड वॉज टू डेयर टू ड्रीम, सपना देखने की हिम्मत करना। ये फिरोज़ाबाद की कहानी, जहाँ पे बैंगल इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से इसी काम में लगे हुए हैं, इसी को अपनी किस्मत माने हुए हैं, और वहाँ पे एक मुकेश है जो एक सपना देखता है। So students, I hope you understood the chapter. We will meet soon in the next video with next chapter. Till then, it's goodbye from me.